मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आज के स्पेशल डीएनए में आप सभी का स्वागत है। आज का डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको आजादी के मतवालों के बारे में बताएंगे। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरी राजगुरु ने फांसी के फंदे को आजादी का आभूषण मानकर अपने गले में डाल लिया था और फांसी से पहले ये तीनों क्रांतिकारी हंस रहे थे। शहीद भगत सिंह जानते थे कि उनकी शहादत देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोष की लहर पैदा कर देगी और तब ऐसा ही हुआ था। आज हम क्रांति के इसी डीएनए का विश्लेषण करेंगे। साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि भगत सिंह आखिर कैसे भारत का सपना देखते थे। आजकल भारत में क्रांति का स्वरूप काफी बदल गया है और कुछ लोग सरकार के असहयोग को ही क्रांति मानने लगे हैं और इसके नाम पर सड़कों को बंधक बना लिया जाता है। असल में क्रांति का सही अर्थ क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे और शहीद भगत सिंह के विचार इसका आधार है। इसके साथ ही शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी से पहले लाहौर की सेंट्रल जेल में इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों गूंज रहा था, आज हम इतिहास के पन्ने पलटकर 90 साल पुराने इस किस्से का विश्लेषण भी करेंगे। इसके बाद हम आपको शहीद भगत सिंह के उन विचारों के बारे में बताएंगे जो कोरोना वायरस के खिलाफ सामाजिक वैक्सीन का काम कर सकते हैं। भगत सिंह कहते थे कि एकता और अनुशासन किसी भी क्रांति के मुख्य तत्व होते हैं और इसके लिए समर्पण का भाव सबसे जरूरी होता है। आज के हालात भी आपसे यही तीन चीजें मांग रहे हैं: एकता, अनुशासन और समर्पण। कोरोना को हराने के लिए आपको एक बार फिर से एकता दिखानी होगी क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो इस महामारी का साम्राज्य फिर से बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप शहीद भगत सिंह से प्रेरणा लेकर कोरोना वायरस को नियंत्रित कर सकते हैं। और क्रांतिकारी भगत सिंह की कहानी के बाद हम आपको इसरो की नई क्रांति के बारे में बताएंगे। इसरो ने संचार की एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसे हैक नहीं किया जा सकेगा। आप इस तकनीक को साइबर हमलों की नई वैक्सीन भी कह सकते हैं, जिसका आज हम सरल भाषा में आपके लिए विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की और सबूत सौंपे। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मेरे पास जो भी एविडेंस थे उसको मैंने होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दरअसल 25 अगस्त 2020 को स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तत्कालीन कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने उस समय के डीजी सुबोध जायसवाल को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके मुताबिक नई महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद ब्रोकर्स का एक नेटवर्क सक्रिय हो गया। इनका राजनीतिक कनेक्शन था, जिसके दम पर वो पुलिस अधिकारियों से पैसे लेकर ट्रांसफर कराने का काम कर रहा था। इस बात को पुख्ता करने के लिए स्टेट इंटेलिजेंस विभाग ने ब्रोकर्स के नंबर को सर्विलांस पर डाला, जिससे इनकी प्रभावी लोगों के साथ साठगांठ की पुष्टि हो गई। मामले में बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आवाज उठाने वाली अफसर का तबादला कर दिया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में तबादले पर रोक और अनिल देशमुख मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं सचिन वजह मामले में सीआईयू दफ्तर से एनआईए को मिली सीक्रेट डायरी में बड़ा खुलासा हुआ है। डायरी में कोड वर्ड में रेस्टोरेंट, बार, पब और दूसरी जगहों से वसूले गए फंड्स का जिक्र है। कई होटल, बार और पब वालों के नाम के आगे रेट कार्ड भी लिखा मिला है। लॉटरी के कारोबार और उससे करने वालों की पूरी डिटेल डायरी में लिखी है। आज महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सचिन वजह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। एटीएस के मुताबिक सचिन वजह ने स्कॉर्पियो के इस्तेमाल के आरोपों से भी इनकार किया। वहीं सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने होटल ट्राइडेंट से सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया है, जिसमें सचिन वजह के खिलाफ अहम सबूत होने की बात की जा रही है। महाराष्ट्र में एक के बाद एक हो रहे खुलासे पर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। खेला की चर्चा तो महाराष्ट्र में बंगाल से होती है, लेकिन खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। मैंने कहा था कि ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार को घेरते हुए कहा कि वो गलत तरीके से अनिल देशमुख का बचाव कर रहे हैं। शरद पवार जी, कृपया करके देश को आप ये ज्ञान दें कि ऐसा क्या दबाव था
कि आपको गलत तथ्यों के आधार पर अपने गृह राज्य मंत्री को डिफेंड करना पड़ा। संसद में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के साथ शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के दुर्व्यवहार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। Someone has sought to threaten a lady member of the Lok Sabha or any other member. This is very unfortunate. विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर आज बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। सदन के अंदर विपक्ष ने विधेयक की कॉपी फाड़ दी और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। महिला विधायकों ने स्पीकर को घेर लिया। स्पीकर की कुर्सी पर पेपर वेट भी फेंका गया। स्पीकर का माइक भी तोड़ दिया गया। विपक्ष के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के सामने के गेट पर धरने पर बैठ गए। विपक्षी नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि मार्शल और पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। पुलिस ने विपक्षी विधायकों को बल प्रयोग कर विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर से हटाया। विपक्षी विधायकों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। धक्का मुक्की करके बाहर क्या कर, मुझे देखे आंख में चोट लगी, मुझे चोट लगी और महिलाएं हैं और महिलाओं के ऊपर गिर गया। किसी तरह से ये सरकार चाहती क्या है? ये देश क्या है? ये लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है? और सरकार अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर सत्ता ने अपने पुलिसिया शासन का उपयोग कर विधायकों के साथ मारपीट की है, महिला विधायकों के साथ मारपीट की। हंगामे के दौरान कई विधायकों को चोटें भी आई हैं। बाद में फिर पुलिस की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव प्रचार जारी है। अमित शाह ने आज मिदनापुर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग तुष्टीकरण, घुसपैठ और अन्याय से त्रस्त हैं। अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया। लोकसभा में हम 18 सीट जीते थे और इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। रोड शो से पहले अमित शाह ने सड़क के किनारे भीड़ में खड़े एक बच्चे से मुलाकात की और उससे जय श्री राम का नारा लगवाया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पुरुलिया की रैली में बीजेपी को घेरा। ममता ने कहा, बीजेपी अत्याचार कर रही है, इसीलिए टीएमसी के लिए प्रार्थना कीजिए। हिंदू मुसलमान करबेन ना, আমরা সবাই এক। মাগো তোমরা একটু আমাদের সবার জন্য একটু প্রার্থনা করে দাও না মাগো, বিজেপি আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে। कल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के पारिवारिक गढ़ माने जाने वाले कांथी में प्रधानमंत्री की रैली होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गुवाहाटी में असम बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा मौजूद थे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सही एनआरसी लागू करने, ब्रह्मपुत्र नदी के पास बड़े जलाशय बनाने, 30 लाख परिवारों को हर महीने 3,000 रुपए की मदद देने, 2 लाख सरकारी नौकरियां और 8 लाख प्राइवेट नौकरियां देने और 8वीं के बाद की छात्राओं को साइकिल देने का वादा किया है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत निर्माण के सिलसिले में हम आत्मनिर्भर असम निर्माण करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सिलचर में चुनावी रैली की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले असम में धमाके होते थे, अब शांति है। बम विस्फोट होते थे, आगजनी की घटनाएं घटित होती थी, बड़े बड़े धरने चलते थे, लेकिन विगत 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा असम में शांति है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के बस को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 9 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 30 जवान सवार थे, जो नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। इस दौरान नक्सलियों ने 3 आईईडी ब्लास्ट किए। धमाके के बाद बस पुल से नीचे गिर गई। कल सुबह राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी और नक्सल ऑपरेशन के डीजी अशोक जुनेजा नारायणपुर जाएंगे। कमांड आईडीज लगाए गए होंगे, ऐसा अभी इनिशियल जानकारी में आ रहा है। बाकी कल घटनास्थल का मुआयना करने और मैं और डीजीपी साहब कल जा रहे हैं नारायणपुर में। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के हमले की निंदा करते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान और तेज होगा। आज पाकिस्तान अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में आयोजित समारोह के दौरान मिशन के प्रमुख आफ्ताब हसन खान ने कहा कि दोनों देशों को जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दे बातचीत से हल करने चाहिए। अमन और सलामती के लिए ये जरूरी है कि हमारे बीच तमाम मसाइल
बातचीत के जरिए से हल हों, बिलखसूस जम्मू कश्मीर का मसला जो 70 साल से हल तलब है। वहीं सिंधु जल समझौते पर भारत और पाकिस्तान के बीच 2 दिन की बैठक आज से दिल्ली में शुरू हुई। पहले दिन बैठक 7 घंटे चली। बैठक में सिंधु जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में आज फाइनेंस बिल 2021 पास हो गया। लोकसभा में पास होने के बाद अब बजट 2021 घोषणा पर मोहर लग गई। अब कल राज्यसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा होगी। फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वो पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चर्चा के लिए तैयार हैं। And the next GST Council, if that discussion comes up, I'll be glad to have it on the agenda and discuss it. I have no issues. Let the states come and discuss it. कल राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 पर भी चर्चा होगी। लोकसभा में ये पहले ही पास हो चुका है। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा, उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू होंगी और 30 अप्रैल तक इनका पालन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य होगा। टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट पर जोर दिया जाएगा। राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि वो मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में सख्ती और जुर्माना तय कर सकती हैं। इसके अलावा राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर भी कोरोना से जुड़ी पाबंदियां तय करने का अधिकार दिया गया है। राज्य के भीतर किसी दूसरे राज्य से आने वाले लोगों को पाबंदी नहीं होगी। वहीं सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि इस साल 17 मार्च तक 5,95,91,000 वैक्सीन के डोज